बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ पाकिस्तान से बरह रास्त आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ पाकिस्तान में सुन्नी इत्तेहाद कौंसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की इत्तेहादी मखसूस नशिस्तों का जो केस है वो अब से कुछ देर बाद समाअत के लिए मुकर्रर है। 11:30 बजे केस की समाअत होगी। अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तकरीबन 3-4 घंटे हैं केस की समाअत होने में, लेकिन इस केस की समाअत से पहले ही एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा पर अदम एतमाद हो चुका है। क्या चीफ़ जस्टिस ये जो फुल कोर्ट है, इस फुल कोर्ट का अब हिस्सा होंगे या नहीं होंगे? एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब, इन दोनों को के दरमियान इस मामले को लेकर एक बड़ा इख्तलाफ जो है वो सामने आया है और इस इख्तलाफ में जस्टिस मंसूर अली शाह का जो रोल है वो आप कहें कि फ़ैसला कुन रोल है और इस वक्त वो किस साइड पर खड़े हुए हैं, इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की तकरीबन 200 के करीब नशिस्तें हैं। इससे रिलेटेड भी अहम तरीन जो दावा है वो सामने आया है और ये मुस्लिम लीग नून के और आप ये भी कहें कि ताकतवर हलकों की बड़ी करीबी शख्सियत है जिसकी जानिब से ये कहा गया है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ जी कि मामला यूँ कुछ हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की जो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार या जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल थी उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो जो मखसूस नशिस्तें थी वो दीगर जमातों को दे दी थी। इस पर क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की गई थी और असल में अपीलें ये दायर की गई थी और इन अपीलों पर जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच था उन्होंने केस का फ़ैसला सुनाया था। फ़ैसला तो नहीं सुनाया था, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था उससे मुअत्तल कर दिया था। यानी कि वो तमाम अरकान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की जिनको मखसूस नशिस्तें मिली थी और उन मखसूस नशिस्तों पर वो फिर पार्लियामेंट में आए थे, उन तमाम की भी जो रुकनीत है वो मुअत्तल कर दी गई थी। और चूँकि समाअत के दौरान ही ये एतराज़ उठाया गया था कि 3 रुकनी बेंच ना सुने, इससे लार्जर बेंच इस मामले को सुने, तो जो 3 रुकनी बेंच था जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में, उन्होंने इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला मुअत्तल करते हुए मामला जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम 3 रुकनी कमेटी थी, इस कमेटी को भेज दिया था कि वो इसके ऊपर फ़ैसला करे कि इस पर लार्जर बेंच बनाया जाना चाहिए, फुल कोर्ट बनाया जाना चाहिए। तो जो फ़ैसला सामने आया वो फुल कोर्ट का फ़ैसला था, लेकिन इस फ़ैसले में भी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम कमेटी थी जिसमें चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, इनमें इख्तलाफ सामने आया। क्या इख्तलाफ था? सबसे पहले तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का मामला आपके सामने रखता हूँ जी कि वो क्या चाहते थे कि इस मामले पर क्या होना चाहिए, फुल कोर्ट क्यों नहीं बनना चाहिए। तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का ये कहना था कि जो 3 जजेस जिन्होंने ये फ़ैसला दिया था, इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर था वो मुअत्तल किया था, वो 3 जजेस और इसके साथ 4 मज़ीद जजेस जो कि मोस्ट सीनियर हों उनको उन पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए और 3 और 4 7 रुकनी जो बेंच है वो बनाया चाहिए इस मुकदमे के अंदर। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अत्तर मिनल्ला, जस्टिस याह्या आफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, ये तमाम जजेस पर मुश्तमिल 7 रुकनी एक बेंच चाहते थे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की ये बना दिया जाए। लेकिन जब इसकी डिटेल सामने आई तो इससे ये बातें भी हुई कि ये तो सारा जो है वो हम ख्याल जजिस पर ही मुश्तमिल एक बेंच हो जाएगा और फिर हो सकता है कि पीटीआई को इसमें कोई ये रिलीफ मिल जाए कि मखसूस नशिस्तें उनको वापस मिल जाएं। बहरहाल ये डिफरेंट सोचें जो हैं वो सामने आई, लेकिन इस तजवीज़ को नहीं माना गया उस कमेटी के अंदर। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से ये तजवीज़ दी गई कि ऐसा करें कि इस मामले पर जो फुल कोर्ट है वो बना दिया जाना चाहिए। और फुल कोर्ट बनाने से पहले उन्होंने ये कहा कि लार्जर बेंच इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि जो मुस्तकबिल के चीफ़ जस्टिस हैं 2031 या 32 तक जिन्होंने भी चीफ़ जस्टिस बनना है वो बेंच में शामिल ना हों। इसके अलावा जो दीगर जजेस हैं वो बेंच में शामिल हो जाएं और इस केस को सुने। और इसकी जो रीज़न थी वो ये थी कि अगर मुस्तकबिल के चीफ़ जस्टिस इस बेंच में शामिल होंगे तो इस तरह से ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है ये ऐसे इम्पैक्ट क्रिएट करेगा कि मखसूस नशिस्तें मिलेंगी हुकूमत को, 2/3 अक्सरियत उनके पास होगी और जो वो तरमीम करना चाहते हैं और जो एक्सटेंशन या 68-60 साल उम्र वो करना चाहते हैं चीफ़ जस्टिस की, तो वो चीज़ वो कर पाएंगे और इससे लिंक्ड होंगे फिर मुस्तकबिल के भी चीफ़ जस्टिस साहिबान और इस वजह से वो शामिल नहीं होने चाहिए इस बेंच में।
इस तजवीज़ को भी नहीं माना गया, फिर फुल कोर्ट की तजवीज़ दी गई। तो इस तजवीज़ पर जस्टिस मंसूर अली शाह जो थे और चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा वो दोनों एक पेज पर हो गए और जस्टिस मुनीब अख्तर जो थे वो एक पेज पर हो गए। तो यूँ 2-1 से फ़ैसला आया और फुल कोर्ट इस तरीके से बना। लेकिन जो ही ये फुल कोर्ट बना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है इनका बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस कोर कमेटी ने चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा पर अदम एतमाद किया और उनसे कहा कि वो ख़ुद इस केस से अलहदा हो जाएं। जो रीज़न्स थी उसकी उनमें से एक तो ये जी कि चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब ऑलरेडी अपना माइंड शो कर चुके हैं, बल्ले के निशान के हवाले से जो उन्होंने फ़ैसला दिया वो सब के सामने है। फिर इसी तरीके से जो बरतानवी हाई कमिश्नर को उन्होंने लेटर लिखा वो भी सामने है कि चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा अब ये बता भी रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं कि जो फ़ैसला उन्होंने दिया था वो ठीक था। तो अगर वो फ़ैसला उन्होंने दिया था तो फिर इस केस के अंदर उनका बैठना तो ये कुछ ठीक नहीं है। तो इस वजह से पीटीआई ने बाकायदा तौर पर यह अदम एतमाद उस कोर कमेटी में किया कि काजी साहब को ये जो केस है वो नहीं सुनना चाहिए, इस बेंच में उन्हें शामिल नहीं होना चाहिए। अलबत्ता पीटीआई में इस मामले पर कुछ इख्तलाफ भी है। हामिद खान जो ग्रुप है वो ये समझता है कि नहीं, चीफ जस्टिस पर हमें एतमाद करना चाहिए और वो भी बेशक इस केस में बैठें, इस केस को सुने। और वैसे भी अब फुल कोर्ट आ चुकी है, 13 जजेज़ हैं। जस्टिस नुसरत हिलाली जो है वो इस फुल कोर्ट में शामिल नहीं हैं, दीगर जो 13 जजेज़ हैं वो तो शामिल हैं। तो सारी फुल कोर्ट बैठ गई है तो ठीक है, वो इस केस को सुने। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह अदम एतमाद किया था। फिर उसके बाद ये भी ख़बर जो है वो सामने आई कि एडवोकेट जनरल जो KP हैं उनके ऑफिस में कोई इजलास हुआ है और इस इजलास के अंदर ये फ़ैसला किया गया जी कि हम चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा पर जो अदम एतमाद है वो करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद उसकी जो तरदीद है वो भी आ गई। बहरहाल अभी स्ट्रेटजी क्या होगी, आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इनिशियल लेवल के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह का जो कोई स्टेप है वो उठाएगी। बहरहाल केस की समाअत आज ये इम्पोर्टेंट होने जा रही है और इतलात अभी तक यही हैं कि बराह रास्त इस केस की जो समाअत है वो दिखाई जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट मामला नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 200 के करीब नशिस्तें होने से मुतल्लिक क्या बड़ा जो इंकशाफ है वो सामने आया है। तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम तीन रहनुमा हैं और ताकतवर जो हल्के हैं उनके भी बड़े करीब समझे जाते हैं। जब ये अपोजिशन में थे तो मरीम नवाज़ शरीफ के तर्जुमान थे, तो उस वक्त भी कुछ पैगाम रसानियाँ थीं वो ये किया करते थे, इनके हवाले से बहुत सारी उस वक्त भी जो डिटेल्स थी वो सामने आई थी। बहरहाल इनकी जानिब से एक बड़ा दावा किया गया है इमरान खान साहब से मुतल्लिक, और ये कहते हैं जी कि इमरान खान इस वक्त ओनली रेलिवेंट पॉलिटिशियन हैं और इमरान खान के गिर्द ही इस वक्त जो तमाम तर सियासत है वो घूम रही है। मज़ीद ये कहते हैं जी कि इमरान खान एक रियलिटी है और इसे कबूल करना पड़ेगा। और इसके अलावा ये भी कहते हैं कि जो इलेक्शंस हुए हैं 8 फरवरी को, इन इंतखाबात में अवाम ये कहती है कि हमने वोट किसी और को दिया और वो जो वोट था वो जब निकला तो उसमें वो किसी और का वोट निकला। तो यूँ एक तरह से ये तस्दीक भी कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि धांधली यकीनी तौर पर उनको हुई और वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया गया और फॉर्म 47 के तहत जो विनिंग कैंडिडेट था वो फिर मुस्लिम लीग नून का निकला। आगे चलते हुए नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनकी आज समाअत होने जा रही है। आज का दिन 3 जून बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी। सुप्रीम कोर्ट में तो एक ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों वाला मामला है। बहरहाल दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट मुकदमा है, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट था इस्लामाबाद में सील करने का, ये मुकदमा है। जस्टिस सिमन रिफत जो हैं वो इस केस की समाअत करेंगी। जो गुज़श्ता समाअत हुई थी उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस दरख्वास्त पर एतराज़ आयद किया गया था काबिल समाअत होने पर। बहरहाल इस एतराज़ को ख़त्म कर दिया गया और इस दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिया गया है। तो इस दरख्वास्त पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट मामला इसलिए है क्योंकि पुलिस की जानिब से जिस तरह से जो CDA था उनकी जानिब से जो ऑपरेशन किया गया कि ये जो सेक्रेटेरिएट है इसमें नोटिस PTI को दिए गए लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई जवाब नहीं दिया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी कि उनके पास तमाम तर जो चीज़ें हैं वो लीगल हैं और उनके ख़िलाफ़ सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए जो कार्रवाई है वो की गई। तो बहरहाल पहले तो उस तरह से रिलीफ वगैरह नहीं मिल रहा था, लेकिन 8 फरवरी के बाद जो हमने देखा कि एक माइंडसेट तब्दील हुआ अदलिया का भी, और ये केस अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ज़्यादती हुई है
और अगर ये इल्लीगली ऑपरेशन किया गया CDA की जानिब से तो फिर उनकी खैर नहीं है। तो इस वजह से ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था, तो आज इस केस की जो समाअत है वो होने जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रुकनी बेंच होगा जो कि इसकी समाअत करेगा। फिर इसी तरीके से जी साइफ़र का जो मुकदमा है इस पर भी आज समाअत होने जा रही है। साइफ़र का केस पहले तो 28 मई को समाअत के लिए मुकर्रर था और 28 मई को ये ख्याल किया जा रहा था जी कि आज ही 28 मई को ही इस केस का जो फ़ैसला है वो महफूज हो जाएगा, क्योंकि इमरान खान के अगेंस्ट दोनों तरफ के जो आलमोस्ट आर्गूमेंट्स हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं और अदालती जो कुछ ऑब्जर्वेशंस भी आई थी उनसे भी यही ऑब्जर्वेशन थी मेरी अपनी भी कि 28 तारीख को फ़ैसला महफूज हो जाएगा और जल्द फ़ैसला सुना दिया जाएगा। लेकिन 28 तारीख को क्या हुआ कि छुट्टी अनाउंस कर दी गई और छुट्टी के बाद फिर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी छुट्टी थी, तो ये जो मुकदमा था साइफ़र वाला ये उस दिन नहीं लग सका। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीक की कॉज लिस्ट जारी हुई उस कॉज लिस्ट के मुताबिक 28 तारीख का ये जो केस था इसे फिर 3 जून के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया। तो आज चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ये 2 रुकनी बेंच है जो इस केस को सुन रहा है और वो आज दोबारा से इस केस की जो समाअत है वो करेगा। तो इस केस के अंदर प्रोसिक्यूशन की जानिब से ख़ुद इस बात को मान लिया गया है कि इमरान खान साहब जो साइफ़र के हवाले से बताया था, जो साइफ़र के हवाले से वो बात करते थे वो बिल्कुल दुरुस्त थी और साइफ़र का जो मतन है वो भी इसी तरह का ही है जो इमरान खान साहब ने कहा। यानी कि उन्होंने ख़ुद ये इकरार कर लिया कि वाकई इमरान खान के अगेंस्ट जो अदम एतमाद वाला मामला था वो कहा गया था और ये साजिश हुई है ना कि मुदाखलत। हालांकि जब इमरान खान साहब ये चीज़ बताया करते थे तो उस वक्त ये मजाक उड़ाया जाता था या बयानिया बनाया जाता था जी कि नहीं ये तो मुदाखलत हुई, लेकिन अब प्रोसिक्यूशन खुद ये अदालत के अंदर मान रही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट केस है जी जो कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने जा रहा है। आखिर में नाज़रीन, जस्टिस बाबर सत्तार साहब और उनकी फ़ैमिली का जो डेटा लीक्स वाला मामला है इस पर भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इस पर समाअत करेगा। ये केस इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है कि एक तो ये तौहीन अदालत का मामला है और तौहीन अदालत भी किसके ख़िलाफ़ होगी, वो इदारों के अगेंस्ट होगी, क्योंकि जो डेटा लीक हुआ है पर्सनल डेटा ये यूं ही लीक नहीं हो सकता, ये इदारों से ही इदारों के पास ही होता है और वहीं से ही अगर किसी ने अंदर से कोई चीज़ें लीक की तो वहाँ से ये जो चीज़ें हैं वो लीक हो सकती हैं। तो एक तो ये तौहीन अदालत का मैटर इस वजह से इम्पॉर्टेंट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट इस वजह से है कि इसमें भी समाअत होनी थी और समाअत नहीं हो पाई, लास्ट जो हेयरिंग थी क्योंकि बेंच अवेलेबल नहीं था। तो अब ये 3 तारीख को समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, तो इसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है जो कि आज समाअत करने जा रहा है। तो मैं इसको इसलिए भी इम्पॉर्टेंट कह रहा हूँ जी कि ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में है। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो लापता अफराद केस थे उन केस में जो उनकी ऑब्जर्वेशंस थी या उनके उस केस का जो फ़ैसला था, जो उस केस के ऑर्डर्स थे, तो वो अगर आप पढ़ लें तो आपको इतना अंदाज़ा हो जाएगा कि किसी तरह से भी ये नहीं कहा जाएगा जी कि कोई रिलैक्स किसी को किया जाएगा। जो कार्रवाई होगी वो आईन और कानून के मुताबिक की जाएगी। और फिर इम्पॉर्टेंट ये इसलिए भी है कि यही जो केस था वो पहले 6 तारीख को मुकर्रर था, यानी कि 6 जून को, और 6 जून के बाद ये जो मुकदमा है यानी कि जो पहले इनिशियल कॉज लिस्ट जारी हुई और अचानक से ऐसा क्या हुआ कि 6 जून के बजाय 3 जून को इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया, यानी कि आज के दिन। तो इस वजह से भी देखा जाए तो इस केस के ऊपर नज़रें होंगी कि इसमें आज क्या जो ऑर्डर है वो आता है। और ये जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जी आज कुछ अहम तरीन जो डेवलपमेंट्स हैं वो होने जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी कुछ वक्त है, कुछ घंटे हैं, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट हुई थी अदम एतमाद वाली। तो देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो इसको जब सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ेंगे तो इसे किस तरीके से लड़ते हैं या कैसे कोई अदम एतमाद वगैरह की दरख्वास्त देते हैं चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब पर या वो नहीं देते। बहरहाल हमने देखा कि इद्दत के निकाह के जो केस था इमरान खान के अगेंस्ट, उनमें खावर मानिका जो है वो इतराज़ करते हैं और जज साहब एन जब वो फ़ैसला सुनाने लग पड़ते हैं उसी वक्त ही वो रिक्यूज़ कर जाते हैं, वो उठ जाते हैं, वो कहते हैं जी कि अदम एतमाद हो गया, दुरुस्त नहीं होगा, तो मामला भेज देते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि वो केस सुने या नहीं सुने। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो कि दर्जनों दरखास्तें मेरे ख्याल से वो दे चुके हैं चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब के अगेंस्ट कि हमें इनके ऊपर अदम एतमाद है, ये हमारे केसेस ना सुने, लेकिन जो केसेस हैं फिर भी उनके सुने जाते हैं। तो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब क्या करते हैं, अगर उनके ऊपर एतराज़ होता है वो पीछे हटेंगे इस केस से या नहीं हटेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला होने जा रहा है। और फिर ज़ाहिर सी बात है तमाम तर चीज़ें चूँकि लिंक्ड हैं एक्सटेंशन से, तो इसलिए भी इस बेंच की तरफ तमाम तर नज़रें हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।